Hi guys, this is Surbhi Bhatia and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing perfectly fine. तो आज का जो ये सेशन है ये सब है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि अब एलएलबी कंप्लीट तो होने वाली है या हम थर्ड या फोर्थ ईयर में है, व्हाट नेक्स्ट, राइट। और सबसे पहला जो हमारे सामने ऑप्शन आता है वो होता है एलएलएम के लिए जाते हैं, क्लैट का सोचते हैं, राइट। सो दिस सेशन इज स्पेशली फॉर यू जहां पर हम ये सब समझने वाले हैं कि नाउ दैट यू हैव थॉट कि हाँ ठीक है क्लैट करना है, तो एक बार देख लेते हैं क्लैट हमें आगे जाके क्या क्या प्रोवाइड करेगा। इतनी मेहनत जो हम क्लैट के लिए करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एग्जाम गोइंग टू प्रोवाइड मी, और हमें कौन कौन से जोन्स में मेहनत करनी है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब हम इस सेशन में क्विकली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली कौन से रास्ते खुलेंगे फ्रॉम द क्लैट एग्जाम, राइट। तो यहां पर हमारे पास जो ये एग्जाम है कंडक्ट करवाता है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, ठीक है। हमारे जो एनएलयूज हैं वो उसमें एलएलएम करने के लिए हमारा क्लैट का एग्जाम रहता है, तो कंसोर्शियम ये एग्जाम करवाता है, नॉट एनएलयू दिल्ली, क्योंकि एनएलयू दिल्ली करवाता है अपना एक अलग से एग्जाम एलेट, ठीक है। बाकी जो हमारे एनएलयूज है वो ये करवाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं क्लैट एग्जाम क्लियर करने के बाद, दो रास्ते खुलेंगे। या तो आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं, मतलब आप अपना एलएलएम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको स्पेशलाइजेशन है जो आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अलाइन होगी। या साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपके पास दूसरा रास्ता है प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट, मतलब जो पीएसयूज की जॉब होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज ओएनजीसी, बीएचईएल, इन सब में आपकी रिक्रूटिंग हो सकती है इन द लीगल डोमेन, राइट। तो यहां पर आपके पास क्लैट का एग्जाम दोनों रास्ते खोल देता है आफ्टर योर कॉलेज लाइफ। एक आगे एकेडमिक्स में जाने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है, और दूसरा रास्ता कि मुझे जॉब करनी है, बहुत हो गई पढ़ाई, तो दोनों रास्ते हमारा ये एग्जाम खोलेगा, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम का पैटर्न 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, 120 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन एक मिनट एक मार्क मिलने वाला है हमें एग्जाम में, राइट। अब यहां पर मार्किंग स्कीम देखें तो हर क्वेश्चन के लिए हमें +1 मिल रहा है। अगर हमने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया तो 1/4 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। अगर तुमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, ओएमआर छोड़ दी, तो इट्स ऑल राइट, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं कि अगर तुमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो उसके भी मार्क्स कट रहे हैं, ऐसा क्लैट में नहीं है। ऑल्सो इट्स अ पेन एंड पेपर टेस्ट, पेन एंड पेपर टेस्ट है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या फिल इन करनी होगी, ओएमआर फिल इन करनी होगी फॉर ईच क्वेश्चन जिसका भी आंसर तुम्हें ABCD लग रहा है। और ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ABCD ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, 4 ऑप्शंस होंगे दैट यू हैव टू चूज। कोई भी यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव, नो सब्जेक्टिव आंसर्स। पर यहाँ पर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि तुमसे पूछ लिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जेस्टिका कौन सा लैंडमार्क केस है, वो चीज आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। आपके पास होंगे यहाँ पर 12 to 24 पैसेजेस, ठीक है। वो पैसेजेस किसी भी एक रीसेंट जजमेंट से उठा लिए जाएंगे एक्सेट्रा, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो होंगे पैसेज को कंपनी करेंगे या उसे फॉलो करेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस। तो 120 क्वेश्चंस कुड बी डिवाइडेड इन 12 passages followed by 10 questions, up to 24 passages अब तक मैक्सिमम आए हैं, जिसमें 5 questions each passage रहे हैं, राइट। तो पैसेज फॉलोड बाय क्वेश्चंस का अप्रोच यहाँ पे रहता है, बट ऑल ऑफ देम इज OMR बेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जितने सारे एग्जाम्स हमने जितने सारे सब्जेक्ट्स हमने अपने कॉलेज में पढ़े, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे इस एग्जाम से डेफिनेटली दिखेगा। पर हम हमेशा जब भी कोई एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ जो हमारे हाई प्रायोरिटी वाले हैं उनसे हर बार हमें 4 से 5 क्वेश्चन ही, 4 से 5 तो हमें पैसेजेस देखने को मिलते ही मिलते हैं, हो ही नहीं सकता कि यहां से ना आए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो समवट अराउंड
5 क्वेश्चंस तो हमें एटलीस्ट यहाँ से मिलते ही हैं, मतलब ये लगा लो कि 4 से 5 पैसेज अगेन। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस एक अच्छा हमारा कंसर्न रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 पैसेजेस हर बार तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो जूरिस्प्रूडेंस से। एंड देन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ से भी हर बार 2 से 3 पैसेजेस हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं पर अगर हम देखें तो इन मेजर चंक से ही हमारे पास ऑलमोस्ट 20, 30, 40, 50 मार्क्स का हमारे यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। तो हम ऑलमोस्ट 40-50% तक यहाँ पर अपना स्कोर सॉर्ट कर सकते हैं ओनली बाय दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पर सिर्फ इतने से तो हमारा नहीं होने वाला है, क्लियर राइट, क्योंकि 120 मार्क्स का पेपर है, इतना सारा कंपटीशन है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन का भी अंदाजा दूं तो यहाँ पर आपके होने वाले हैं समवट 16,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, राइट। कंसोर्शियम के अकॉर्डिंग आई गेस लास्ट ईयर 16,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, समवट 15,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। और जितना हमारा सीट्स का रेशियो होता है, तो ये मान के चलो कि ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं 1 इज गेटिंग द सीट। तो डिफिकल्ट है, पर इट इज डेफिनेटली नॉट इम्पॉसिबल। हमें बस क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि ध्यान से देखो तो हमने इतने से सब्जेक्ट्स में ही ऑलमोस्ट 40-50% सिलेबस कर लिया है, और ये सारी चीजें हमने अपने कॉलेजेस में अपने एग्जाम्स में पढ़ी हुई हैं, राइट। अब यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स का ब्रेक डाउन करें तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स में से भी हमारा 1 से 2 पैसेजेस आ जाते हैं। मूविंग ऑन, एडमिन लॉ हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी हम एक पैसेज तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं। लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से हमेशा 1 या 2 पैसेजेस आते हैं। फैमिली लॉ से रिपीटेडली एक ही जजमेंट के ऊपर बार बार 1 से 2 पैसेज आए ही हैं। लेबर लॉ, फैमिली लॉ, PIL, इन सब में बहुत से हमारे जजमेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इनमें से सब में से आप 1-1, 2-2 पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन टॉट्स में से बहुत रेयर होता है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, कभी भूले भटके एक पैसेज हमें मिल जाता है। एनवायरमेंटल लॉ की बात करें, कंपनी लॉ की बात करें, तो अगेन 1 to 2 पैसेजेस, क्योंकि एनवायरमेंटल लॉ में कई बार बहुत से नए जजमेंट्स आ जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर आया था राइट्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, तो ऐसे एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी लॉ में हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, IPR भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन टैक्स लॉ में भी हमारे दोनों टैंजेंट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। यहां से भी हमारा एक पैसेज हमें एक्सपेक्ट करके चलना है। तो यहां पर इतने सारे पैसेजेस में एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन क्या है? 12 to 24 पैसेजेस आने वाले हैं, हर पैसेज में 5 to 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। तो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंसोर्शियम? तो जब आप एज अ एस्पिरेंट यहाँ पर बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल, कि आप उस पैसेज को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो रीडिंग स्किल है, अगर आप इंटर्नशिप्स भी करें, इनफैक्ट लीगल फील्ड में एक चीज जो सबसे ज्यादा होती है दैट इज कि हमें रीडिंग बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए हम लोग रीडिंग से, राइट। अब जैसे मुझे बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि यार इतना पढ़ पढ़ के थकते नहीं हो क्या तुम लोग? आई थिंक चाहे हम चले जाए प्रैक्टिस में, चाहे कोई जुडिशरी की तरफ चला जाए, चाहे क्लैट की तरफ चला जाए, एक चीज कॉमन रहती है कि हमें रीडिंग से बहुत कंफर्टेबल होना पड़ता है। तो इसी स्किल पे आपका कंसोर्शियम भी आपको चेक कर रहा है, ठीक है। देन आपको आर्ग्यूमेंट एनालिसिस करना आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट एनालिसिस इन द सेंस कि आप पैसेज से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एस्पेक्ट नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि मेरे को थीम ऑफ द वो समझनी पड़ती है, थीम ऑफ द पैसेज समझनी पड़ती है, क्योंकि जो ये मेरा पैसेज है वो किसी जजमेंट का कोई एक पैराग्राफ बनकर आ सकता है। तो कई बार मैंने वो नहीं पढ़ा हो सकता है, बट अगर मेरा इंटरप्रिटेशन स्किल अच्छा है, अगर मेरा आर्ग्यूमेंट एनालिसिस अच्छा है, तो मैं इस चीज को आराम से डील कर सकती हूँ। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्लैट की प्रिपरेशन, हम इन सब्जेक्ट्स की तरफ तो ध्यान दे देते हैं, पर एक चीज जो गलती करता है एस्पिरेंट दैट इज कि वो अपने इंटरप्रिटेशन स्किल पे काम नहीं करता है। तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। एंड लास्टली द लीगल एप्लीकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन कहाँ अप्लाई कर सकता है, ताकि मैं अपना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वहां पर टिक कर पाऊं। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा फॉर योर ऑल ओवर क्लैट एग्जाम दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट प्लस साथ में इंटरप्रिटेशन स्किल्स। ऑलराइट, तो यही चीज जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की कि एग्जैक्टली यहाँ पर पैसेज में
समझना एक लूप होता है, बिकॉज अगर हम बात करें तो 120 मिनट्स में हमें 120 क्वेश्चंस को सॉर्ट करना है, राइट? हमें पैसेजेस पढ़ने हैं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो बीच बीच में आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस चीज का हमें कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, राइट? सो यू हैव टू रीड एंड एनालाइज द पैसेज फर्स्ट। उसके बाद आपको लीगल प्रिंसिपल्स निकालने हैं। तो जो भी हम प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हमारे जजमेंट्स जो हम लैंडमार्क डिस्कस करते हैं, उन्हें हम इतना इजी करके डिस्कस करते हैं कि लीगल प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, राइट, हमारे लिए। देन प्रीसिडेंट्स एंड बेयर एक्ट्स, हम कोई भी जजमेंट पढ़ते हैं तो साथ में कनेक्ट करके पढ़ते हैं कि कौन सा प्रोविजन कनेक्टेड था, कौन सा कोई पुराना लैंडमार्क केस है क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था यहाँ पर या रेफर किया था यहाँ पर। तो ये सारी चीजों को हम इस कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे क्लास में, कि जो हमारा वो एनालिसिस वाला एस्पेक्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, एंड हमें प्रीसिडेंट एंड बेयर एक्ट में दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन इंपॉर्टेंट इज मैप टू फैक्ट्स। कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने कोई सिचुएशन नहीं है, बट अगर मेरे को उस केस की स्टोरी याद है तो मुझे उस केस का डिसीजन भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्ट्स को किस तरीके से, सॉरी, प्रिंसिपल्स को किस तरीके से फैक्ट्स में केस में लगाया गया ओरिजिनली, अगर ये हम इजीली रिकॉल कर लेंगे तो पैसेज के साथ उन क्वेश्चंस का कनेक्शन भी हम इजीली बिठा सकते हैं। एंड देन अल्टीमेटली वी हैव टू एग्जीक्यूट इन द सेंस कि हमें अल्टीमेटली करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट गोइंग थ्रू द पैसेज, हमें स्कैन करना है, हमें बहुत वर्ड बाय वर्ड अपना पैसेज नहीं पढ़ना होता, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो हमें बस उसे स्कैन करना है फटाफट, उसमें से प्रिंसिपल निकालना है, याद करना है कौन सा प्रेसिडेंट या प्रोविजन था, उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स का अगर मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है तो फैक्ट्स की स्टोरी याद करनी है, और अल्टीमेटली अपना आंसर यहाँ पर टिक करना है, राइट? तो हमारा जो एग्जाम एग्जीक्यूशन है वो 3 चीजों पे आपको चेक करने वाला है। स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज, जिसमें बेयर एक्ट के प्रोविजंस, डॉक्ट्राइन्स हो गए वो इंपॉर्टेंट है, और कोई इलिस्ट्रेशंस हो गए वो इंपॉर्टेंट है। देन इज योर लैंडमार्क अवेयरनेस, मतलब योर अवेयरनेस अराउंड द जजमेंट्स। तो जो इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे हैं साल भर में, और साइमल्टेनियसली लैंडमार्क, ये सारे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिन्हें हम बहुत मस्ती मजाक में समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जजमेंट्स अगर ध्यान रह गए ना तो प्रोविजन का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा इजीली। तो ये जो दोनों स्टेप्स है ना वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। प्रोविजन अच्छे से समझ आ गया तो जजमेंट अच्छे से समझ आ पाएगी, जजमेंट का एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गया मतलब प्रोविजन पे एक अच्छी सी कमांड आ गई। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट करके हम चलेंगे तो डेफिनेटली वी आर सक्सेसफुल। पर सिर्फ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अगर पढ़ते रहे, दैट इन इट सेल्फ डज नॉट क्लैरिफाई कि हाँ भाई हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। क्यों? जवाब मैं पिछली स्लाइड में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस। तो दिमाग नहीं चल पाता है वो 120 मिनट्स में, कभी पैसेज आ गया, कभी क्वेश्चन आ गया, एकदम से जजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, राइट? तो अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इन सब की, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, पीवाईक्यूज देते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। किस चीज में? कि उस दिन वो 120 मिनट्स मेरा कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी नहीं बिगड़ रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राइट? अब फाइनली हम करंटली कहाँ है और हमें एग्जैक्टली कहाँ पर पहुंचना है, ठीक है? एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि जो मेरा करंट अप्रोच होता था एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का, एडमिन लॉ पढ़ने का या फिर क्रिमिनल लॉज पढ़ने का, वो ये होता था कि मुझे 5 से 6 एक फुल फ्लेजेड पे आंसर्स लिख कर आने हैं। तो वो अप्रोच वर्सेस द अप्रोच जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो हमें वो जो स्ट्रैटेजी है सब्जेक्ट पढ़ने की वो बहुत ज्यादा बदलनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज हम बस चीजों को याद कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट उतना नहीं समझ रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, क्यों यहाँ पर स्टॉकिंग जैसे ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। हमने बस रट्टा मार लिया है कि अच्छा स्टॉकिंग जैसा कुछ ऑफेंस होता है, 2013 में आया था, ये सारी चीजें नहीं। क्यों इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, पर ये क्यों बोला गया कि सिर्फ 14 ईयर्स तक नहीं होना चाहिए? जब हमें रीजन पता चलता जाता है ना किसी भी चीज का तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे एक अच्छा फोकस करना है, डॉक्ट्राइन्स मतलब प्रिंसिपल पे एक अच्छा फोकस करना है, क्योंकि ये डॉक्ट्राइन्स कोर्ट ही डेवलप करते हैं अपनी हेल्प के लिए। तो जजमेंट्स में तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्टार्टिंग से ही नोट मेकिंग करो।
ठीक है। अगर अभी से ही नोट्स बनाओगे ना, तो सितंबर अक्टूबर जब बहुत ज्यादा फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है, तो सिर्फ एंजाइटी में ही नहीं बैठे रहोगे, फेस्टिवल भी इंजॉय कर पाओगे, पढ़ाई भी कर पाओगे, ढंग से रिवाइज भी कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट इज रीसेंट केस लॉज हम इग्नोर करते हैं, हम जाते हैं सिर्फ लैंडमार्क केस लॉज के साथ, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है कॉलेज का वो इतना ज्यादा रीसेंट केसेस पे ओरिएंटेड नहीं होता है। पर यहाँ पर हमें रीसेंट केसेस और लैंडमार्क केसेस दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना होता है, क्योंकि जो हमारे पैसेजेस होते हैं वो इन रीसेंट केसेस या इनके एसोसिएटेड, इनमें रेफर्ड केसेस से ही आ जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्टिवली ट्रैक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस, इनफैक्ट हाई कोर्ट के भी, ठीक है। एंड देन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हम ना प्रैक्टिस करें। अगर मैंने मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के बस 10 क्वेश्चंस ऐसे ही लगा लिए, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के मैंने 12 से लेके 32 तक ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। पर पैसेज बेस्ड में एक अलग अप्रोच होगी, क्यों? क्योंकि मेरे को उन्हीं 5 मिनट में पैसेज भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, वो होगी मेरी क्लैट की स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहाँ पर PYQs लगाना एंड पैसेज MCQs लगाना, एक हमें पिवट, एक शिफ्ट लेना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, राइट। पर यहाँ पर अगेन पहले ही बता दिया था, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलने वाला है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखें। इसको हम कैसे करेंगे? जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे हम टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहते हैं, और ये भी देखते रहते हैं कि एम आई इंप्रूविंग और नॉट इंप्रूविंग। अगर पिछले 10 मॉक से ही स्कोर अभी 50 आ रहा है, तो ये चीज थोड़ी वरीसम हो जाती है, राइट। 50 से तुम 60 पर भी पहुंचे हो, पर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो यहाँ मॉक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर टाइम मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, राइट। अब इतनी सारी चीजें करनी है, मैंने क्या बोला कि हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो एंजाइटी क्या होगी? जो सारी चीजें हमने 5 साल में की, मैम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं भी मार्च से स्टार्ट करूं और दिसंबर तक हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ लाइव क्लासेस हैं, राइट। हमारे पास उन लाइव क्लासेस के साथ वही रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस कहीं कॉलेज में एग्जाम अटक गया, तबीयत खराब होगी, तो हम रिकॉर्डेड सेशन देख पाएंगे बाद में, राइट। अब यहाँ क्या कहते हैं, कई बार होता है कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिवाइज करना है, रिकॉर्डेड सेशन है। मॉक्स तो हुए ही, मॉक एनालिसिस भी मिल रहा है। मॉक एनालिसिस मतलब कि हम क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉपर सेशन में, जिससे हम बात कर रहे हैं कि क्यों ये आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन C, D, A क्यों नहीं हो सकता, राइट। क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। देन 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस हो रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टली अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हैं कि मैम पिछले 10 मॉक से मेरा स्कोर 50 से 55 ही हुआ है, मैं और क्या स्ट्रैटेजाइज करूं कि मेरा स्कोर और बेटर हो जाए। तो इन सारे फीचर्स के साथ प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जिसमें प्रॉपरली क्यूरेटेड RSMs मिलेंगी आपको, रीडिंग स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, ऑल अराउंड व्हाट, ऑल अराउंड योर क्लैट एस्पेक्ट्स। सारे PYQs आपको मिलेंगे आपके पोर्टल पे, राइट। तो इन सारी चीजों के एक्सेस के साथ साथ आपको एक टेलीग्राम DCS ग्रुप भी मिलता है, जिसमें आपके फैकल्टीज आपका डाउट क्लियर करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी प्रिपरेशन को बहुत ईज डाउन कर देंगी। और यस, इट्स नॉट येट लेट, ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कॉल 6363286363, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो आने वाला है 16 मार्च से ही। तो प्लीज इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर क्लैट, अब और देर नहीं करनी है, राइट। 16 मार्च से ही बैच आ रहा है, हमें क्विकली enroll करना है and we'll gear up the preparation, right? So that was all about this session. I hope हमें एक enlightening हुआ of कैसे हम CLAT की तैयारी start करें, right? ठीक है, so that was all about this session, guys. Thank you so much, all the very best, and very soon see you on the LEAC platform. Bye bye, guys.